हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू फुल स्कोर। स्वागत है आप सभी लोगों का फुल स्कोर के इस प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है तेज प्रताप। आज बात करने वाला हूं कुछ स्पेशल, आपसे बात करनी है। ढेर सारे क्वेश्चंस लेके आया हूं जो आप लोग टेलीग्राम वगैरह पे मुझसे पूछते रहते हैं। ठीक, क्या क्या है वो क्वेश्चन? प्रोफाइल पे बात करेंगे, जॉब प्रोफाइल। क्या ये सूटेबल है ये जॉब नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए? सैलरी क्या ट्रेनिंग में पूरी मिलती है? क्या एक डबल एओ एक साल में 1 करोड़ रुपए कमा सकता है? कारण क्या है इस क्वेश्चन को लेने का? लगातार यार घूम फिर के बात वहीं पे आती है, चाहे टेलीग्राम पे करो, चाहे व्हाट्सएप पे, चाहे कहीं बच्चे फिर आ जाते हैं, सर कितना। ठीक, तो आज उसको भी समझ लेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या टीए या डीए जो मिलता है फील्ड में, ठीक है ना, कितना मिलता है? राइट। उसके बाद क्या टीएडीए के लिए बिल देना पड़ता है? क्लेम करना चाहते हैं आप भैया कि टीएडीए मुझे मिल जाए, तो क्या आपको बिल भी देने पड़ेंगे? जी मैंने इतना खर्चा किया तब मिलेगा, वो देखेंगे। क्या टीएडीए खर्च हो जाता है या बचता है, वो देखेंगे। एसएएस और लैंग्वेज न क्लियर करने पर क्या टर्मिनेट कर दिया जाता है? अगर आपका एसएएस क्लियर नहीं हुआ और लैंग्वेज क्लियर नहीं हुआ तो आपके साथ क्या होगा? ठीक। अच्छा, रीजनल लैंग्वेज का क्या रोल है? बात वही है लैंग्वेज की यहाँ पे जो है, ठीक है। साल भर में कितने दिन रहना पड़ता है फील्ड में, इस पे बात करेंगे। और अगर कोई फील्ड पे न जाना चाहे तो क्या वो मना कर सकता है, इसको भी समझेंगे इस वीडियो में। ठीक, तो एक मोटा मोटा आपके जो ढेर सारे प्रश्न होते हैं उस पे है एक वीडियो। उससे पहले आपको बता दूं कि भैया डबल एओ बनना है, अगर कट ऑफ क्लियर हो रही है तो एनरोल करिए फुल स्कोर के बैच में। यही वो जगह है जहां से आप डबल एओ की सफलता अपनी सुनिश्चित करने की सोच सकते हैं। ठीक, कारण क्या है ऐसा कहने का? इतने ज्यादा सिलेक्शंस दिए हमने। ऑल इंडिया रैंक 1 दिया है 2019 में, अभी 2020 में ऑल इंडिया रैंक 19, 2018 में ऑल इंडिया रैंक 6। इस बार जो दूसरी रैंक बन रही है, किसकी बन रही है पता है आपको? 2021 में दूसरी रैंक सुजय गुहा की ही बन रही है 2021 में। ठीक, इंप्रूव किया इन्होंने रैंक, लेकिन ये नहीं लेंगे, तो आप कह सकते हैं मेरे स्टूडेंट इस बार ऑल इंडिया रैंक 2 होंगे। ठीक, और टॉप 10 में 2 बच्चे ऐसे हैं जो शायद दूसरी पोस्ट के लिए जा सकते हैं। तब भी हम 2 बच्चे एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने डबल एओ में। ठीक, टॉप 10 में रिया दत्ता एक लड़की है वेस्ट बंगाल से, वो टॉप 10 में रह सकती हैं। तो इस प्रकार का सिलेक्शन दिया है, तो इंतजार किसका कर रहे हो आप लोग? ठीक है, अगर एडमिशन लेना है फुल स्कोर इज द राइट प्लेस। चलिए दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन। प्रोफाइल क्या है डबल एओ की जॉब की? क्या करता है डबल एओ? जैसे एक इंस्पेक्टर होता है, यहाँ पे आप देखते हो पुलिस महकमे में, तो उसका क्या है? अपराध को नियंत्रण करना, क्राइम को कंट्रोल करना, क्राइम वगैरह ना हो। उसी प्रकार जो डबल एओ है उसका काम है, जो भी गवर्नमेंट ने फंड एलोकेट किए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार की अलग अलग संस्थाओं को, अलग अलग बॉडीज को जो भी फंड एलोकेट किए हैं, क्या वो फंड सही तरीके से खर्च हुआ? जहां पे खर्च होना था वहीं पे खर्च हुआ? ठीक, इन सारी चीजों की जांच पड़ताल करता है। क्या जितना फंड मंगाया गया था, क्या उससे कम पैसे में भी काम हो सकता था? मतलब उसके पास स्कोप बहुत होता है। ऐसा आप नहीं कह सकते कि सिर्फ वो अकाउंट्स खोल के ही देखेगा। मतलब एक रोड बना हुआ है तो आप मटेरियल को भी इंस्पेक्शन कर सकते हो कि भैया मटेरियल कैसा यूज हुआ है। ठीक, मतलब आपके पास बहुत स्कोप होता है। आप पहुंचे, अगर आप गए, जैसे मान लो आप गए ऑडिट करने हॉस्पिटल का, आपने देखा ऑपरेशन थिएटर का वो बल्ब जो आपने देखा होगा रेड वाला, वो खराब पड़ा है, आप तुरंत उस पर ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो कि ये क्यों खराब पड़ा है। मतलब आपके अधिकार क्षेत्र में ये सारी चीजें होती हैं। तो ये जो स्टेट गवर्नमेंट की बॉडीज हैं एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडीज, जिनको भी मिलता है केंद्र सरकार से पैसा, उस पैसे का सही तरीके से उपयोग किया गया नहीं किया गया, इसकी आप करते हो जांच पड़ताल, आप करते हो ऑडिट। तो जहां पे जितना ज्यादा करप्शन का स्कोप है, वहां पे आपकी होती है उतनी ज्यादा इज्जत। जहां पे करप्शन की स्कोप बिल्कुल नहीं है, जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में मतलब स्कोप बहुत ही कम है, तो वहां पे आपको उस प्रकार की इज्जत नहीं मिलेगी। या फिर स्पेशली जो सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं, वहां पे करप्शन का स्कोप होता है बहुत कम, तो वहां पे आपको थोड़ी सी कम इज्जत मिलती है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट्स बहुत इज्जत आपको मिलेगी। और डिपेंड करता है कि किस तरह का विभाग है। जैसे मैं बोलूं, आप पहुंचे एक प्राइमरी विद्यालय का ऑडिट कर रहे हैं, तो प्राइमरी विद्यालय का ऑडिट करने आप गए, वहां के हेडमास्टर वगैरह अगर आपसे बहुत डर रहे हैं, तो वो सिर्फ इसलिए डर रहे हैं कि वो बेचारे अज्ञानी हैं, अज्ञानता की वजह से। क्यों? उनकी तो सिर्फ सैलरी आती है, आप उनका क्या ही बिगाड़ लोगे? मतलब उनके यहाँ कोई करप्शन का स्कोप है नहीं। लेकिन
आप पहुंचते हैं पीडब्ल्यूडी के ऑडिट पे, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, भैया वहां होता है कंस्ट्रक्शन, ढेर सारा घालमेल का ऑप्शन बन सकता है, क्या टेंडर्स प्रॉपर तरीके से फ्लोट हुए कि नहीं, कहीं बिना फ्लोट किए ही टेंडर कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया, और तमाम चीजें, मतलब मटेरियल कैसा यूज हुआ, ये वो बहुत कुछ आपके पास स्कोप होता है। तो हो सकता है कि जब आप वहां के चीफ इंजीनियर को देखें तो आपको ऐसा लगे कि भाई साहब कोई क्लर्क चला आ रहा है एकदम हाथ जोड़ के, ठीक है, राइट। तो कई जगह आपको इज्जत सिर्फ इसलिए मिल जाती है क्योंकि वहां पे अज्ञानता है। जैसे हम पुलिस डिपार्टमेंट से, मतलब आपने कोई भी गलती नहीं की है, फिर भी अगर एक सब इंस्पेक्टर बुला ले किसी को तो आर्मी डर जाता है, रीजन उस बेचारे को पता नहीं है लॉज, ठीक है। उसी प्रकार से कुछ डिपार्टमेंट्स आपसे सिर्फ इसलिए डरते हैं क्योंकि उनको जानकारी नहीं है प्रॉपर, लेकिन बहुत सारे डिपार्टमेंट्स जहां पे करप्शन का स्कोप है बहुत ज्यादा, वो तो भैया उनको सब कुछ पता होता है, और इसी वजह से वो डरते हैं कि आप उनके लिए क्या 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 कर सकते हो, ठीक। खैर, तो ये थोड़ी सी बात हुई, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, आपका काम है जांच पड़ताल का। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्या पूरी सैलरी मिलती है आपको ट्रेनिंग के दौरान? जी हाँ, बिल्कुल आपको पूरी सैलरी मिलती है। आपने जिस दिन भी ज्वाइन किया, मतलब आपने अगर मान लो 20 तारीख को ज्वाइन किया, तो जैसे ही ये 30 तारीख आएगी तो 20 से 30 10 दिन की सैलरी आपके अकाउंट में पूरी आ जाएगी, फिर अगले महीने से फिर अपना चालू हो जाएगा, ठीक। मतलब सैलरी आपको फ्रॉम डे वन पूरी मिलती है, ट्रेनिंग नॉन ट्रेनिंग कोई मतलब नहीं है। जो भी आपकी सैलरी है 75-80 हजार के अराउंड जो भी बन रही है आपके अकाउंट में आएगी, ठीक। क्या एक डबल एओ अर्न कर सकता है 1 करोड़ रुपए एक साल में? आते हैं इस पे थोड़ी देर में, उससे पहले जो बाकी क्वेश्चंस देख लेते हैं। कितना टीए या डीए आपको मिलता है एज एन एओ? आपको मिलता है 1750 रुपीज, यानी कि 1750 रुपए पर डे, जब आप ऑडिट पे होते हैं तो, ठीक। 4 साल बाद जब आपका पे स्केल सुधर जाएगा, 5400 ग्रेड पे में आप चले जाएंगे, तब आपको मिलेगा लगभग लगभग 3000 रुपए, 2900 प्लस, ठीक। तो तब बढ़ जाएगा आपका। तो जब आप फील्ड पे होंगे मिलता है आपको डेली का 1750 रुपीज। इसके अलावा भी आपको बहुत सारी चीजें मिलती हैं, जैसे आप अपने घर से रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट तक जाएंगे तो वहां तक का कैब का फेयर, फिर एयरपोर्ट से आपने ऑब्वियसली आपने जहाज ली उसका फेयर, फिर वहां गए वहां होटल वगैरह लिया तो वो सब फिर ये शुरू हो जाता है। फिर इसमें डेली अलाउंसेस भी, वहां की ट्रेवलिंग भी है। फिर जब आप वापस आ रहे हैं रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट से आपके घर आने का फेयर, जो कैब वगैरह का, ये सारा कुछ आपको मिलता है, ठीक है। तो हो गई बात इसकी, राइट। मतलब अगर मैं देखूं आप रहते हैं 20 दिन ऑडिट पे तो आपके बनते हैं 35,000 रुपए के अराउंड टीए और डीए के। और जब आप हो जाएंगे आपकी 4 साल बाद आपका सीनियर ऑडिट ऑफिसर के स्केल पे आप पहुंच जाते हैं तो आपको मिलेगा लगभग लगभग 3,000 रुपए। तो अगर मैं देखूं 20 दिन का ऑडिट तो बनेगा 60,000 के अराउंड, और 25 दिन का ऑडिट देखूं तो 75,000 का अराउंड, ये सैलरी के अलावा, राइट, जो आपने खर्चे किए हैं। अब आती है बात कि क्या हमें बिल प्रोड्यूस करना पड़ता है क्लेम करने के लिए टीएडीए? तो इसके साथ कुछ नियम हैं, कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हैं, और ये डिपेंड करता है आपके स्टेट टू स्टेट। आपके स्टेट चीफ ने अगर कुछ कह दिया कि भैया ये चीज भी लेके आनी है तो आपको ले जानी पड़ेगी, ठीक है, मतलब, ठीक है। लेकिन इसमें होता क्या है कि एक लिमिट तक सरकार ने कह रखा है कि भाई यहां तक आपको बिल देने की जरूरत नहीं है, उसी कैटेगरी में आप फॉल करते हैं तो आप बिल नहीं देते हैं, चल जाता है एज एन असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। लेकिन सीनियर ऑडिट ऑफिसर जब आप बन जाएंगे तो आपको बिल देना पड़ेगा, वो भी डिपेंड करता है, मतलब ढेर सारे सब्जेक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक। तो यहाँ पे आप अभी आपको बिल्स देने की जरूरत नहीं होती, यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन वगैरह होता है, ठीक। अच्छा, टीए या डीए क्या बच जाता है जब हम ऑडिट पे होते हैं? देखिए, ये टीए या डीए आपको बाद में मिलता है, मतलब आज आप ऑडिट पे गए तो 2 महीने बाद ये पैसा मिलेगा, सब्जेक्ट टू आप आते हैं पूरी डिटेल भरते हैं, जी मैंने इतना इतना खर्च किया, यहाँ पे ये होटल में रुका मैं, ये मेरा खाने का पैसा है जिससे मैंने भोजन किया, ये मेरा बाकी ट्रेवलिंग अलाउंस, ये अलाउंस, ठीक है, मैंने ट्रेवल किया, तो उस हिसाब से आपको ये सारा पैसा मिलता है, ठीक। 1750 मैक्सिमम लिमिट है, आप चाहें तो अगर आप किसी बहुत सस्ते होटल में रह गए थे तो आप कम भी क्लेम कर सकते हैं, ठीक। तो ये बचेगा कैसे? बचने के चांसेस तो नहीं है, ठीक। लेकिन अगर मान लीजिए डिपार्टमेंट ऐसा है जहां पे करप्शन के बहुत स्कोप हैं, तो हो सकता है वो आपसे बोले कि साहब हम आपके लिए होटल अरेंज कर देते हैं, आपके लिए गाड़ी अरेंज कर देते हैं, आप शहर घूमो पूरा, ठीक है। लेकिन ये सब आपको नहीं करना होता है, ठीक है।
बाकी आप लोग तो इतने समझदार है, ये गलती तो आप करेंगे नहीं, है ना, कि उनकी गाड़ियों से घूमें, उनके पैसे से होटल में रहें और वो कहें आपसे कि साहब शाम को बढ़िया ये सब सारी चीजें मंगाते हैं और आप क्या ड्रिंक वगैरह करना पसंद करते हैं तो हम 5,000 10,000 वाली बोतल भी मंगा रहे हैं, तो वो चीजें तो आप लेंगे नहीं डेफिनेटली। ये मुझे पता है, आप लोग एक ईमानदार नागरिक हैं, है ना, तो उस पे तो मैं ज्यादा जाऊंगा नहीं, ठीक है। मतलब ये है कि आपको ऑफर किया जा सकता है कि भाई करप्ट डिपार्टमेंट है तो आपसे कह सकता है कि आप हमारे होटल हम अरेंज कर देते हैं आपके लिए, होटल हम गाड़ी भेज देते हैं साहब, वो बड़े से बड़ा अधिकारी आपके यहाँ एकदम आके आप बोलिए शाम को मैं आता हूँ इधर ले चलता हूँ आपको घुमाने ये वो, लेकिन वो चीज़ें आपको मना करनी होती हैं। बाकी आप लोग समझदार हैं, ठीक है। तो डिपेंड, मतलब ये चीज़ें नहीं आपको बचानी चाहिए, मतलब यहाँ पे मिस इन्फॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए, ठीक है। बाकी डिपार्टमेंट में जाएंगे तो आपको और बेहतर तरीके से पता चलेगा, ठीक। अब बात करते हैं दोस्तों, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये है कि डबल एओ को क्या डिसमिस कर दिया जाता है अगर वो एसएएस और लैंग्वेज एग्जाम पास ना करे तो दोस्तों जो डबल एओ के एग्जाम्स हो रहे हैं एसएससी सीजीएल के थ्रू 2016 में, इधर बहुत लंबे, मतलब 12 से आप देखें इधर कोई एग्जाम नहीं हुए, ठीक है। 16 में जाके पहला एग्जाम हुआ डबल एओ का, ठीक है। 16 17 18 19 20 21, राइट। 16 की ज्वाइनिंग, 17 की ज्वाइनिंग, 18, इनसे जो जिन बच्चों ने ज्वाइन किया है अभी तक किसी को डिसमिस नहीं किया गया है, ठीक। बात है बेंगलोर की, वहां पे ये चल रहा था कि एक दो बच्चे क्लियर नहीं कर पाए थे तो उनके डिसमिसल की बात चल रही थी, लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है कि डिसमिस वगैरह करना ऐसा नहीं होता कि बस मन किया और बादशाह अकबर की तरह आपने फरमान जारी कर दिया कि अब तुम डिसमिस हो, ऐसा नहीं होता। अब डिसमिस भी करना है तो उसके बड़े रूल्स रेगुलेशंस हैं, सारी फाइल बनेगी फिर पुटअप होगी आपके स्टेट चीफ को, और स्टेट चीफ के भी पावर नहीं है कि आपको डिसमिस कर दे, वो फिर भेजेगा यहाँ पे रेकमेंड करके आपके सीएजी हेडक्वार्टर दिल्ली, ठीक है। फिर सारी चीजें, वो एक लंबा प्रोसीजर होता है। तो उसमें हुआ ये था, जो बेंगलोर वाला केस मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें सारे स्टेट्स के लिए फिर जो डिसीजन आया ये आया कि इनको दो अटेम्प्ट और दिए जाएं, ठीक। अब 2 अटेम्प्ट और दिए जाएंगे, अगर क्लियर नहीं होगा तो क्या होगा, तब आपको डिमोट करके ऑडिटर बना दिया जाएगा अगर ऑडिटर की सीट हुई तो, और अगर सीट नहीं हुई तब डिसमिसल की बात बनती है। लेकिन 2016 से अभी तक किसी को डिसमिस नहीं किया गया है, और एग्जाम इतना टफ नहीं है कि भैया क्लियर ही ना हो। आपको मिलते हैं टोटल इसको क्लियर करने के लिए 6 अटेम्प्ट्स, ठीक, यानी कि 3 साल। और इसमें से जो आप देखें जो सारे पेपर्स हैं, उसमें जो कुछ पेपर्स हैं वो तो बिल्कुल सिंपल है, जैसे आपकी प्रेसी राइटिंग का पेपर है, एक इंग्लिश वगैरह कुछ लिख लेंगे आप, एक आपका मैथमेटिकल एप्टीट्यूड चेक करने का पेपर है, तो ये सारे पेपर तो आपके ऐसे ही क्लियर हो जाते हैं, ठीक। इसके बाद एक पेपर होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, वो आप बड़े आराम से क्लियर कर लेते हैं, जो आप डब्ल्यू में पढ़ते आए हैं अकाउंटिंग, उसी की मदद से वो क्लियर हो जाता है। 2-3 पेपर्स वहां पे और होते हैं गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशंस के, वो थोड़ा आपको परेशान करते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको करनी पड़ती है पढ़ाई, लेकिन वो सबको परेशान करेंगे, मतलब चाहे कॉमर्स का बच्चा हो, चाहे नॉन कॉमर्स का बच्चा हो, उससे कोई मतलब नहीं है, होंगे सारे परेशान। क्यों? क्योंकि वो गवर्नमेंट रूल्स वगैरह के पेपर हैं। अच्छा, कौन से बच्चे होते हैं जो पास नहीं हो पाते हैं? जनरली इसमें वो बच्चे होते हैं जो बहुत ज्यादा इनसिंसियर हैं किसी कारण से, जैसे उन्हें लग रहा है कि वो तो सिर्फ यूपीएससी के लिए बने हैं, वो इन छोटी नौकरी के लिए तो बने ही नहीं हैं। तो फिर वो क्या करते हैं, लगा देते हैं इधर लीव विदाउट पे चल रहे हैं, और इधर गए नहीं ऑफिस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव पे, ठीक है, जाके तैयारी कर रहे हैं दिल्ली में या कहीं, पोस्टिंग कहीं और है, और पढ़े नहीं एसएएस के लिए बिल्कुल, तो वो फिर फंस जाते हैं। जैसे मैं एक केस आपको बताता हूं, ये तो खैर एसएएस की बात है, बात मैं ऑडिटर के डिपार्टमेंटल एग्जाम की कर रहा हूं। हमारे यहाँ ऑफिस में एक स्टाफ थे, ठीक है, ऑडिटर थे वो, उन्होंने इसी प्रकार से किया कि ये छोटी नौकरी, और फिर वो जाके इलाहाबाद तैयारी करते रहे, और फिर उनका नहीं हुआ, तो तेलंगाना में उस टाइम में पोस्टेड था, ठीक है, तो उनको फिर तो कहा कि अब भाई आपको डिसमिस करेंगे, ये इन्होंने कहा कर दीजिए ऐसे ही सीधा। तो अब ईगो के पे लिया, फिर रूल्स पढ़े कैसे कर सकते हैं, फिर इन्होंने आगे फाइल बना के पूरी भेज दी मतलब स्टेट चीफ को। तो स्टेट चीफ भी इतनी जल्दी फैसला नहीं लेते हैं इस पे, फिर वो गई हेडक्वार्टर सीएजी के पास आई इनके रिकमेंडेशन के कि मतलब भाई डिसमिस के लिए, ठीक है, तो उनको डिसमिस कर दिया गया, ठीक। उसके बाद क्या हुआ, वो पर्सन, अब उसको लगा कि यार ये तो बहुत बड़ी चीज हाथ से निकल गई, जिसको बहुत छोटा समझ रहा था। फिर ये पर्सन पहुंचा कैट में, ठीक है, कैट एक ट्रिब्यूनल होता है जहां पे आप अपील कर सकते हैं कि साहब हमें ये मतलब समझिए कोर्ट की तरह है,
स्पेशली एम्प्लॉयज के लिए बड़ा ही मतलब कारगर चीज है। तो ये गए वहां कैट में, जो एम्प्लॉय थे, ठीक है, इन्होंने अपने पॉइंट्स रखे। कैट ने तुरंत तुरंत ये कहा कि इनको तुरंत रीइंस्टेट करिए, मतलब ज्वाइन कराइए डिपार्टमेंट, सैलरीज रिलीज करिए इनकी, और जब तक केस का फैसला नहीं आ जाता है तब तक इसी प्रकार से इनको ऑफिस ही आते रहेंगे, इनकी सैलरी रिलीज होती रहेंगी। जब फैसला आ जाएगा डिस्मिसल का तभी डिस्मिसल मानेंगे, या फिर जो भी इंडक्शन का। तो खैर उनको इंडक्ट करा दिया था। तो ये केस था खैर डिपार्टमेंटल एग्जाम का, ठीक है, ऑडिटर का। अच्छा, मैं एक चीज और बताऊं, जो बच्चे एसएएस को लेके बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं उनके लिए बता दूं कि अभी 2016 से ये एसएएस के एग्जाम डबल एओज भी दे रहे हैं अपने पक्के होने के लिए, है ना, आप कह सकते हैं, ठीक। लेकिन उससे पहले जो भी लोग डबल एओ बनते थे वो कौन बनते थे? वो ऑडिटर्स होते थे, डेटा एंट्री ऑपरेटर्स होते थे। ये लोग एसएएस क्लियर करके डबल एओ बन जाते थे। तो भैया इतना अगर टफ होता तो डेटा एंट्री ऑपरेटर बन सकता है मतलब डबल एओ, और आपका ऑडिटर बन सकता है डबल एओ। तो आपके अंदर ऐसी कौन सी कमी है जो आपको रोक के रखेगी डबल एओ बनने से? ये तो मुझे भी समझना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा, ठीक है। आइए चलते हैं आगे। ये रीजनल लैंग्वेज की क्या स्टोरी है? रीजनल लैंग्वेज की स्टोरी मैं आपको बताता हूँ रीजनल लैंग्वेज का क्या है। जैसे अगर आप पोस्टेड हो गए हैदराबाद, तो वो है तेलंगाना या आंध्र प्रदेश, तो वहां की जो मातृभाषा है वो है तेलुगु। आपको सीखनी पड़ेगी तेलुगु। कैसे सीखेंगे? उसके लिए डिपार्टमेंट आपकी अरेंज कराता है क्लासेस वहां पे। आप डेली एक टाइम देता है आपको, आप सेकेंड हाफ में दे देगा आपको, ठीक है। आप जाएंगे वहां, क्लासेस चलती रहेंगी आपकी, ठीक है। फिर वहां आप सीखते हैं प्रॉपर और फिर पास होते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपको एकदम बोलना है कुछ, ठीक है। लिखना सीख लेना है आपको, ठीक ठाक काम चलाओ, ठीक है, तो आप पास हो जाते हैं, ठीक है। और ये एग्जाम सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि डबल को देना पड़ता है। जितने भी ऑडिटर्स ज्वाइन करेंगे वो भी वो एग्जाम पास करते हैं। जो डेटा एंट्री ऑपरेटर्स हैं वो भी एग्जाम पास करते हैं। तो भैया ये बताओ कि इतने साल से पूरे इंडिया में डीईओज, ऑडिटर्स हमारे नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया से पोस्टेड हो रहे हैं, आपने कितनों का टर्मिनेशन सुना इस वजह से कि वो रीजनल लैंग्वेज का एग्जाम नहीं क्लियर कर पाए। हाँ, किसी को थोड़ा टाइम लग सकता है, किसी बच्चे को, कोई जल्दी क्लियर कर सकता है, ठीक है। लेकिन आपने कभी सुना हो तो बताइए। और ये सिर्फ जो हवा है डबल को लेके कि नहीं नहीं डबल में ऐसा नहीं, ये ऑडिटर्स, डेटा एंट्री ऑपरेटर्स सबके साथ है, सबको ये एग्जाम निकालना पड़ता है। इवन अगर एमटीएस डबल बन रहा है, सॉरी ऑडिटर बन रहा है, तो उसको भी ये एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है, रीजनल लैंग्वेज वाला पास करना पड़ेगा, और वो भी पास करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब बहुत बड़ा है तौबा मचाने वाली बात है, ठीक। अच्छा, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक ये है, बहुत सारे हमारे यंगस्टर्स जिनकी फील्ड से बहुत डर है, उनको अभी सोच रहे हैं नई नई शादी वादी होगी तो फिर कहाँ फील्ड पे हम दौड़ते रहेंगे। तो इसका क्या है प्रोविजन? कितने दिन रहना पड़ता है एक साल में फील्ड पे? पहला प्रश्न ये। और अगर फील्ड पे ना जाना चाहें तो क्या? तो मैं इसको आपको बताता हूं नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया के हिसाब से, फिर साउथ पे चलेंगे। देखिए, नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया में लड़कियों को वो जनरली ऑडिट पे नहीं भेजते हैं। अगर लड़कियां कहीं ऑडिट पे जाते भी हैं तो बहुत ही सेफ जो ऑडिट्स होती हैं कुछ, उन पे भेज सकते हैं, अदरवाइज वो अवॉइड ही करते हैं। दूसरा, जितने भी लोग, मतलब अगर आप ऑडिट पे नहीं जाना चाह रहे हैं तो 10 लोग खड़े हैं वहां पे ऑडिट पे जाने के लिए, भाई आप नहीं जा रहे, मैं जाने को तैयार हूं, ठीक। इवन कई बार आपको डिपार्टमेंट थोड़ा सा प्रेशर भी बना देता है कि नहीं आपको जाना ही है, ठीक है। तो आपको कभी कभार जाना पड़ भी सकता है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल आप चाह देंगे कि नहीं जाना है तो नहीं जाए, ऐसा नहीं है, जाना पड़ सकता है, क्योंकि जो मेन काम है वो तो ऑडिट का ही है, ठीक। तो ऑडिट पे आपको जाना पड़ सकता है। नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में ये है कि अगर आप नहीं जाना चाह रहे तो बहुत सारे लोग तैयार रहते हैं जाने के लिए, लेकिन आप जाना डेफिनेटली चाहेंगे। मैं आज तक डिपार्टमेंट के अंदर किसी को नहीं जानता जो ऑडिट पे जाना न चाहता हो। जैसे मैं रहा छत्तीसगढ़ पोस्टेड रायपुर, वहां पे मैंने देखा कि लोग मतलब ऑडिट इज द मोस्ट प्राइमरी थिंग, उनको चाहिए भैया ऑडिट, किसी तरह ऑडिट पे भेजो, ठीक है। अब क्यों जाना चाहते हैं ये मैं नहीं जानता, ये आप लोगों को खुद समझना है, ठीक है, राइट। तो ये एक बात हो गई कि ऑडिट पे अगर आप ना चाहो तो यहाँ पे बहुत ऑप्शंस हैं, आप ना जाओ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन
साउथ की मैं बात करूं तो वहां पे क्या है, वहां पे कई जगह रहती है मैन पावर की थोड़ी शॉर्टेज। तो इस तरह मतलब जो नॉर्थ और सेंट्रल रीजन है उतनी मैन पावर वहां पे नहीं रहती है, इसलिए वहां पे आपको ऑडिट पे ज्यादा जाना पड़ सकता है। और थोड़ी सी आपको इसलिए भी समस्या आ जाती है कि आप जब नए नए जाते हैं तो एक तो फूड आपकी हैबिट्स अलग है और वहाँ का फूड कल्चर थोड़ा अलग है, तो उससे एडजस्ट होने में आपको लगता है टाइम। ठीक, और दूसरा एक नई लैंग्वेज होती है, वो भी आपको सताती है। और तीसरा सीधा फील्ड में जाना तो लगता है कि यार ये मतलब ना लैंग्वेज समझ में आ रही है ना कुछ। और सीनियर जो आपके होंगे वो लैंग्वेज सीख चुके होते हैं, तो उधर वो डिपार्टमेंट में पहुंचे वो आपस में डिग 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 बात कर लेंगे। ठीक है, जो भी बात समझो आप लोग, आप समझदार हो, जो भी है तो वो हो गया, आपको कुछ पता ही नहीं चला कि क्या हुआ, तो फिर क्या करें भाई। तो ये एक दिक्कत आ जाती है। ठीक है, ये मतलब इसलिए आप बड़ा ही मतलब कभी कभी उदास रहोगे कि यार ये क्या हो रहा है, मतलब मैं डबल ए हूँ भी कि मैं एमटीएस हूँ, मुझे पता नहीं चल रहा, ना लैंग्वेज आती ना कुछ, तो पावर भी आप फील नहीं कर पाते हो। ठीक है, तो ये दिक्कत रहती है आपको शुरू में। ठीक, लेकिन ये वैसे ही है जैसे एक बिहार का लड़का हो, पहली बार जब दिल्ली आता है, या हरियाणा का लड़का पहली बार दिल्ली आता है, खूब रोता है मुखर्जी नगर में। ठीक है, क्यों? छोटे छोटे कमरे और खाने का सब कुछ गड़बड़। ठीक है, लेकिन जब 2-4 साल रह जाता है उसके बाद उससे कहो कि भैया यहाँ से चलोगे, कहता ना अब तो यहीं रहूंगा। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आपको साउथ इतना अच्छा लग जाएगा कि आप सोचेंगे वहां रहना, लेकिन एटलीस्ट इतना अच्छा लगने लगेगा कि आप कहेंगे यार यहाँ रहा जा सकता है। ठीक है, तो खैर अब आपने ही चूज किया है ऑल इंडिया पोस्टिंग की जॉब्स, सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो उस पर तो मैं बहुत ज्यादा कुछ कह नहीं सकता। ठीक, अगर नहीं जाना चाहते हैं तो ये है कि मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है, आज शादी हुई, ठीक है, आए ऑफिस, ऑफिस में लेटर रेडी पड़ा है कि तुम्हें वहां ऑडिट जाना है। ठीक, तो कह रहे हैं यार अब ऑडिट जाना ये हो। मैंने कहा भाई काहे, बोल दो, अनविलिंगनेस दे दो कि नहीं जाना। कह नहीं नहीं जाऊंगा, मतलब जाना भी है और रोना भी है। तो ये सारी चीजें तो चलती ही रहती हैं। ठीक है, लेकिन हाँ, ऑडिट की नेचर वाला जॉब है तो आप एकदम इसको मना नहीं कर सकते। आपको एक मेंटली, भले आप 2 साल से नहीं जा रहे, लेकिन एक रहता है मेंटली प्रिपेयर्ड रहते हैं आप कि यार कभी 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 भी भेजा जा सकता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको एक तैयार रहना पड़ता है। और एक्चुअल में इस जॉब की जो सारी पावर्स हैं कुछ भी हैं, या जो आपको मजा आता है वो ऑडिट में ही आता है, तो डेफिनेटली लोग ऑडिट पे रहना चाहते हैं। अब क्वेश्चन था ये कि कैन एन एओ अर्न 1 करोड़ रुपी इन अ ईयर। ठीक है, तो सैलरी आप लोगों को पता है कितनी आती है। ठीक है, अगर मैं सिर्फ रिसीट की बात करूं, आपके अकाउंट में जो रिसीव होगा सरकार से, एक तो सैलरी हो सकती है रिसीव, और एक अगर आप किसी ऐसी ऑडिट पे हैं जिनमें किसी ऐसी टीम में है जो बहुत ज्यादा ऑडिट पे रहती है, ठीक है, मतलब 12 महीने में 10 महीने ऑडिट पे ही रहती है, तो भी आपको देखेंगे अगर हम, तो मैं अगर मान लो इसको 25 दिन भी कर दूं मैं, इसको मैं पहुंचा दूं मान लीजिए 45,000 के अराउंड, ठीक है, तो भी 4.5 लाख और आ गए आपके अकाउंट में। ठीक है, सैलरी के अलावा, तो सैलरी आपकी मान लेते हैं 9 लाख, 4 लाख, ये 13 लाख। ठीक है, तो ये हो सकती है आपकी मैक्सिमम रिसीट आपके अकाउंट में। ठीक, आपको ऑफर्स, अगर करप्ट डिपार्टमेंट्स की ऑडिट कर रहे हैं आप, तो आपको ढेर सारे ऑफर्स मिलेंगे, चीजें ऑफर की जाएंगी आपको। ठीक, लेकिन आप लोगों को उसको अवॉइड करना है। आप लोग समझदार व्यक्ति हैं। ठीक है, जहां पे जिस डिपार्टमेंट में जितना ज्यादा करप्शन, जैसे मान लीजिए कि मान लीजिए एनआरएचएम है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, उसमें आया है भैया 100 करोड़ का फंड और उसमें हुआ है घोटाला। ठीक है, और आपने ही उसको पकड़ा। ठीक, तो वहां पे ऑब्वियसली आपको कुछ भी ऑफर किया जा सकता है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको करना है अवॉइड। ठीक है, बाकी आप लोग समझदार व्यक्ति हैं, अवॉइड ही करना चाहिए इसको, है ना। ठीक, तो डिपेंड करता है कि कितना बड़ा करप्शन है, राइट। वो 10 करोड़ का है, 5 करोड़ का है, 100 करोड़ का है, 50 करोड़ का है, या कॉमनवेल्थ गेम टाइप का है, 1,000 करोड़, 2,000 करोड़ का। ठीक, तो डिपेंडिंग ऑन दैट आपको ऑफर किया जा सकता है कुछ भी, जब आपने चीजों को पकड़ा है तो। ठीक है ना, क्योंकि सामने वाले को बचानी होती है अपनी नौकरी, अपनी जान, अपनी इज्जत, उसे जेल नहीं जाना होता। ठीक है, तो वो आपको ऑफर कुछ भी करेगा, लेकिन आपका ये फर्ज है कि जो आपकी जॉब है उसको आप वो करें। ठीक है, राइट। तो मैं ये कह सकता हूँ ओवरऑल कि अगर मैं देखूं, सीबीआई ईडी छोड़ दें हम, अभी ईडी जैसे सीन में है, अदरवाइज तो ईडी अपना आराम से पीसफुली काम करती रहती है। ठीक है, तो सीबीआई वगैरह इन डिपार्टमेंट्स को छोड़ दिया जाए, तो मोस्ट पावरफुल जॉब है आज की डेट में
एक टाइम पे इनकम टैक्स मतलब मेरे लिए रिवॉर्ड जॉब थी, बहुत अच्छी जॉब। लेकिन अभी मैंने यूपीएससी का डीएफ भरवाया, एक लड़के का डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, जिसमें पोस्ट वगैरह भरनी होती है। और जब मैंने बात कराई इधर कि कुछ बात करने की कोशिश की हमने आईआरएस से, तो वहां पे ये निकल के आया कि इनकम टैक्स को नीचे रखो, एक्साइज एंड कस्टम को ऊपर रखो, तो उसमें भरते वक्त। तो आप समझ सकते हैं कि इनकम टैक्स मतलब टोटल ठीक है, राइट। उसके बाद आप देखते हैं तो ऑब्वियसली एक्साइज में प्रमोशंस बहुत स्लो हैं, ठीक। तो वो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है इधर, स्पेशली नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डबल सीधे 4800 ग्रेड पे से आप स्टार्ट करते हैं, तो ये एक बड़ी एडवांटेज आपको दे देती है, ठीक है। बाकी अगर मैं देखूं ओवरऑल, मुझे मतलब मैंने रिजाइन किया, ठीक है। बच्चे कहते हैं फिर आपने क्यों रिजाइन किया, तो रिजाइन करके फिर होता है ना कि फिर तैयारी करते हैं यार, ये वाली लेते हैं वो, फिर वो मैंने नहीं किया। आपको समझना पड़ेगा ये बात कि मतलब मैंने रिजाइन किया तो ना स्टेट सिविल ना कुछ, कुछ नहीं, ठीक है, राइट। मतलब नहीं होता एक पहुंच जाते हो, लग जाता भाई इसके आगे कुछ नहीं है, बस यही है। स्पेशली जब आप एसएससी देखते हो या स्टेट सिविल में भी आपको लगता है एक आधी पोस्ट ही इससे बढ़िया है, ठीक है, फिर आपको जाना पड़ेगा यूपीएससी के लिए। आप समझ जाते हो यार कि बस ठीक है भाई, यही है लास्ट, ठीक है यहाँ पे। तो वो चीज़ है, अगर जॉब वाइज देखें अब तो बहुत ही मतलब बढ़िया जॉब है। मैं आपसे यही कहूँगा कि आप लोग जब भी सेलेक्ट कर रहे हो, सोच रहे हो किस जॉब की तैयारी कर रही हो, तो अपने दोस्तों से मत पूछें, ठीक है। आपको पूछना है वर्किंग लोगों से। और वर्किंग लोग आपने पकड़ा एक वर्किंग एक्साइज का, उससे पूछ रहे हो भाई ईडी के बारे में बताओ या डबल एओ के बारे में बताओ, तो जरूरी नहीं कि वो उतनी इंफॉर्मेशन रखे। क्यों? क्योंकि एक बार जॉब में आने के बाद आर्मी सेटिस्फाइड हो जाता है, ठीक है, आराम से नौकरी, या तो सेटिस्फाइड है या तो डिससेटिस्फाइड है, आराम से नौकरी कर रहा है या गालियां दे रहा है, वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना बंद कर देता है। जब तक जॉब में हम नहीं होते हैं तभी तक हम कलेक्ट कर रहे होते हैं इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो आपको वर्किंग एक्साइज पकड़ा आपने, उससे उसके डिपार्टमेंट के बारे में पूछिए। डबल एओ पकड़ा आपने, 2-3 डबल एओ पकड़ी, उनसे पूछिए भैया कैसा लग रहा है आपको, किस तरह की जॉब है, तो वो आपको सही जानकारी दे पाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है आपको समझना कि आपको सही लोगों से ही जॉब्स की जानकारी लेनी है। डबल के बारे में जानना चाहते हैं, डबल से पूछिए। एक्साइज के बारे में जानना है, एक्साइज इंस्पेक्टर से पूछिए, ठीक। ईडी के बारे में जानना है, किसी ईडी वाले पर्सन से पूछिए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से मैंने आपकी कर दी हैं डाउट्स बहुत सारी क्लियर। विद दिस आई एम एंडिंग दिस सेशन। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, बाय।